जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। और एएनएम एएनएम क्लास की हमारी ये पहली क्लास होगी। एएनएम की कौन सी क्लास होगी? हमारी पहली क्लास होगी। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों? एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और जो भी बहनें हमारी चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास लूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन चला जाए और आप लोग क्लास को सबसे पहले देख लें। दोस्तों, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। आज का मोटिवेशन है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। क्या दोस्तों? बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। क्या दोस्तों? टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो दोस्तों, अब देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि टाइफाइड ना में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। टाइफाइड में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो बता दीजिए, शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो हमारा पहले का राइट आंसर क्या होगा? टाइफाइड में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आंत होगा। क्या होगा? आंत। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत होता है ना। और टाइफाइड किसके कारण होता है? तो ये जीवाणुओं के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु ना। किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। ठीक ना। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। और इसका नाम क्या है? जो जीवाणु है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है साल्मोनेला। क्या नाम है? साल्मोनेला ना। इस जीवाणु का नाम क्या है? तो साल्मोनेला ना। साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी ना। इस जीवाणु का क्या नाम है? तो साल्मोनेला टाइफी। ठीक। और यह किसके कारण फैलता है? तो घरेलू मक्खियों के कारण फैलता है। किसके? घरेलू ना। घरेलू मक्खी कारण होता है। और किसके कारण होता है? दूषित पानी के कारण होता है ना। दूषित दूषित भोजन और पानी ना। दूषित भोजन और पानी के कारण ये होता है क्या? टाइफाइड। ठीक ना दोस्तों। तो पहले का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है मेटाक्स टेस्ट किसके निर्धारण के लिए किया जाता है। मेटाक्स ना, या कहीं कहीं पर आप लोगों को क्या दिया रहेगा? मैटाक्स दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? मैटाक्स ना। मैटाक्स दिया रहेगा, कहीं कहीं पे मेटाक्स दिया रहेगा। तो मेटाक्स टेस्ट किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो दूसरे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग के लिए। किसके लिए? क्षय रोग के लिए किया जाता है। अच्छा, क्षय रोग को हम और क्या बोलते हैं? तो क्षय रोग को हम बोलते हैं क्या? इसका मतलब होता है टीबी। क्या होता है? टीबी। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तपेदिक ना। क्या बोलते हैं? तपेदिक। तपेदिक ना। तपेदिक। ठीक। टीबी बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं और तपेदिक बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्या? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोलते हैं? ट्यूबरक्लोसिस ना। क्या बोलते हैं इसको? तो हम लोग बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। TUBER, ट्यूबरक्लोसिस ना। CULOSIS, ट्यूबरक्लोसिस। इसको और क्या बोलते हैं? ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं, टीबी बोलते हैं ना, और तपेदिक भी बोलते हैं। ठीक ना। इसको हिंदी में ही आप लोगों को लिख दे रहा हूँ, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस। ठीक ना। कुलोसिस। ठीक। कुलोसिस ना। ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, एक बात और यहाँ से बता दीजिए, किस किस बैक्टीरिया जो कारण होता है, किस जीवाणु कारण फैलता है, उस जीवाणु का नाम क्या है?
तो उस जीवाणु का नाम है, यहाँ पे लिख लीजिए माइक्रोबैक्टीरियम। क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रो ना बैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक, बैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस ना, क्लोसिस ना, ट्यूबरक्लोसिस जो है इसी नामक जीवाणु से फैलता है। ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु, ठीक ना, जीवाणु से ये होता है, ठीक ना। किससे होता है? तो हमारा दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है कि भारत में शिशु मृत्यु दर का मुख्य कारण है। भारत में शिशु मृत्यु दर का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है, तीसरे का हमारा राइट आंसर होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, तीसरे का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो तीसरे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपरिपक्वता। क्या होगा? अपरिपक्वता। तीसरे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है कि यदि एक बच्चा केवल गाय का दूध पी रहा है तो उसमें कौन सी कमी होने की संभावना बढ़ जाती है ना। यदि एक बच्चा केवल गाय का दूध पी रहा है तो उसमें कौन सी, ना बताइए जल्दी, उसमें कौन सी कमी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कौन सी कमी होने की संभावना बढ़ जाती है? विटामिन ए की कमी, कि कैल्शियम की कमी, कि प्रोटीन की कमी, कि आयरन की कमी। तो बताइए जल्दी से कौन सी कमी उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए विटामिन की कमी तो होगा नहीं, उसमें पाया जाता है। कैल्शियम की भी कमी नहीं होगी, प्रोटीन की भी कमी नहीं होगी। आयरन की कमी बढ़ जाती है। किसकी कमी बढ़ जाती है? आयरन की कमी बढ़ जाती है, ठीक ना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? चौथे का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए दूध में आयरन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और ना के बराबर पाया जाता है, इसलिए उसको, उस बच्चे को केवल गाय का दूध अगर दिया जा रहा है तो उसको आयरन की कमी हो जाएगी, ठीक ना। आयरन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दूध का अत्यधिक सेवन करने वाले शिशु में किसकी कमी हो जाती है? तो एनीमिया। क्या हो जाता है? एनीमिया ना, एनीमिया, एनीमिया, ठीक ना। दूध का अत्यधिक सेवन करने वाले शिशुओं में एनीमिया का खतरा जो है बढ़ जाता है ना, एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह से हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि क्रूप ना, क्या दिया है? क्रूप किस तंत्र से संबंधित बीमारी है? क्रूप ना, क्रूप किस तंत्र से संबंधित बीमारी है? तो किस तंत्र से संबंधित बीमारी है? तो पांचवें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, श्वसन तंत्र से ना। किससे संबंधित यह बीमारी है? तो श्वसन तंत्र से बीमारी है संबंधित। तो पांचवें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। गर्भस्थ शिशु अपने भोजन को प्राप्त करता है। गर्भस्थ शिशु अपने भोजन को प्राप्त करता है, यानी कि जो गर्भ में शिशु है वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? माँ की धमनियों से, गर्भाशय से, अपरा या प्लेसेंटा से, एम्ब्रियोटिक कोश से। तो किससे वो अपना भोजन प्राप्त करता है? गर्भस्थ शिशु यानी गर्भ में पलने वाला शिशु, जो गर्भ में शिशु है वो अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? तो देखिए माँ की जो धमनी दिया है यहाँ से, तो उसको मिलता है क्या? O2 ऑक्सीजन ब्लड मिलता है ना। क्या मिलता है? O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ब्लड ना, BLOOD ब्लड ना। क्या मिलता है? ब्लड मिलता है।
और गर्भाशय जो है तो इसमें क्या होता है कि जो शिशु है यानी जो बच्चा है जो बेबी है इसमें क्या होता है तो इसमें सिर्फ रहता है ना, इसमें रहता है, ठीक ना, रहता है इसमें यानी पलता है इसमें, ठीक ना। वो मान लीजिए जो भी गर्भाशय है जिस तरह से भी, तो इसमें बेबी जो है पलता है, ठीक ना, इसमें बेबी पलता है, तो इसका काम यही है। लेकिन अप्रा और प्लेसेंटा जो है इसका क्या काम होता है, तो इसी से जो बच्चे को जो भोजन मिलता है, किससे, प्लेसेंटा से ना, किससे भोजन मिलता है, प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा से। तो हमारा छठवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा एक बात और आप लोग यहाँ से हमको बता दीजिए कि देखिए कोई भी बच्चा धरती पर, कोई भी बच्चा पैदा होता है चाहे किसी का भी आप ले लीजिए, तो जो आँख है वो आँख उसी जगह रहेगा, जो नाक है वो नाक, मान लीजिए कि जो नाक है वो उसी जगह रहेगा, ठीक ना। यानी कि अगर हाथ जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा। यह नहीं कि जैसे मान लीजिए कि ये सर है, ठीक ना, देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि ये सर है, ठीक ना, और यहाँ पे आँख होती है और इसके नीचे ये नाक होती है, ठीक ना, नाक होती है, और यहीं पे मान लीजिए कि ये मुंह होता है बच्चे का चाहे किसी का। तो ये कभी ऐसा नहीं होता कि ये जो मुंह है उठ करके ऊपर हो जाए, यह जो आँख है इसके बगल में यहाँ पे हो जाए, कान के जगह पर जो कान है उठ करके यहाँ पे हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। यानी कि जो चीज़ जहाँ है वहीं पे फिक्स रहती है, ठीक ना। क्या, जहाँ हाथ होना चाहिए तहाँ पे हाथ होता है, और जहाँ पे क्या कहते हैं, जहाँ पे आँख होती है वहीं पर आँख होता है, जहाँ पे कान होना चाहिए वहीं पर कान होता है। तो ये फिक्स कैसे होता है, किसके किसके कारण होता है, मतलब जो चीज़ जहाँ है जैसा का वैसा होता है, किसके कारण होता है, तो ये होता है किसके कारण, बताइए जल्दी से। तो ये होता है स्टीम, एक सेल होता है, कौन सा, स्टीम, स्टीम नामक एक सेल होता है, STEM, स्टीम सेल ना, स्टीम सेल, स्टीम सेल के कारण ये जो चीज़ जहाँ है वहीं पे फिक्स होती है। अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होगा छठवें में, तो आप लोग एक बार कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, इसको दोबारा आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है ग्रेविडा, ग्रेविडा का अर्थ है, तो ग्रेविडा का अर्थ क्या होता है, तो ग्रेविडा का अर्थ बताइए जल्दी से क्या होता है। क्या ग्रेविडा का अर्थ होता है गर्भावस्था से, या पूरे गर्भावस्था से, या 30 वर्ष या अधिक आयु पर गर्भावस्था। तो 30 वर्ष या अधिक आयु पर गर्भावस्था तो नहीं होगा, पहले इसको काटिए, ठीक ना, इसको काटिए। तो जब यह नहीं होगा, सी वाला नहीं होगा, तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। ये डी है तो ये भी नहीं होगा। जब दो निकल गए तो इसी में से बताना है आप लोगों को कौन सा होगा। तो ग्रेविडा का अर्थ क्या होता है, पूर्व गर्भावस्था होता है या गर्भावस्था होता है। तो ग्रेविडा का अर्थ होता है क्या, जल्दी से कमेंट कीजिए, ग्रेविडा का अर्थ क्या होता है। तो ग्रेविडा का अर्थ होता है गर्भावस्था। क्या होता है, गर्भावस्था। सातवें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सातवें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है क्या, गर्भावस्था के दौरान शरीर क्रियात्मक रक्ताल्पता, रक्ताल्पता का कारण है। गर्भावस्था के दौरान शरीर क्रियात्मक रक्ताल्पता का कारण है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आठवें का हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, गर्भस्थ शिशु की मांग में वृद्धि, गर्भावस्था में इरोथोपिइसिस की में कमी, माँ के प्लाज्मा के आयतन में वृद्धि, आहार में कम आयरन। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर आठवें का। तो आठवें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, आहार में कम आयरन। क्या होगा, आहार में कम आयरन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आठवें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है कि प्लाज्मा ना, प्लाज्मा में लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है। प्लाज्मा में लगभग कितने प्रतिशत ना, कितने प्रतिशत पानी होता है। तो प्लाज्मा में लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है। तो देखिए हमारे ब्लड में ना, हमारा ब्लड
ब्लड ना, BLOOD ब्लड जो है 3 होता है। कौन कौन होता है? एक होता है RBC, RBC का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, और एक होता है WBC। क्या होता है? WBC। तो WBC का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स। और एक होता है हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा ना, प्लाज्मा। तो यही प्लाज्मा के बारे में पूछ रहा है कि प्लाज्मा में लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है। तो प्लाज्मा में लगभग कितना प्रतिशत पानी होता है? देखिए ऑप्शन दिया है ए 70%, ऑप्शन दिया है बी 80%, ऑप्शन नंबर सी दिया है 85%, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 90%, यानी 90%। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 92% ना, यानी 92%। देखिए कहीं कहीं ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा 90 से लेकर के 92% तक। कितना? 90 से लेकर के 92% तक मिलेगा। इससे आप लोग घबराइएगा मत। अगर बाय द वे 90 आ जाए तब भी लगा दीजिएगा, और 92 आ जाते तब भी लगा दीजिए। 90 से 92% आपको दोनों देखने को मिल सकता है कभी कभी। जैसे मान लीजिए कि 85 दिया तो 85 से लेकर 86 देगा, 80 दिया है तो 80 से लेकर के 81 कर देगा, इसी तरह से कर देगा। तो आप लोग उससे घबराइएगा मत, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वें का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि शरीर में इनसेसिबल वाटर लॉस ना कहाँ से होता है? शरीर में इनसेसिबल ना, ये क्या लिखा गया है? इनसेसिबल, इनसेंसिबल वाटर लॉस कहाँ से होता है? तो इनसेंसिबल वाटर लॉस कहाँ से होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 10वें का हमारा राइट आंसर होगा, देखिए यूरिन से भी होगा पहले ही बात, फेफड़ा से तो नहीं होगा, तो इसको काट दीजिए। त्वचा से, जैसे मान लीजिए त्वचा से पसीना होता है तो इससे भी हो सकता है। यूरिन हम लोग बाहर करते हैं, इससे भी हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। क्या होगा? ए और सी दोनों सही होगा। क्या होगा? ए और सी दोनों सही होगा ना। क्या होगा? ए और सी दोनों। तो हमारा राइट आंसर 10वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया है, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि एक वयस्क ना व्यक्ति में प्रतिदिन यूरिन द्वारा लगभग कितने पानी का लॉस होता है ना, कितने पानी का लॉस होता है ना। एक वयस्क व्यक्ति में प्रतिदिन यूरिन द्वारा लगभग कितने पानी का लॉस होता है? तो कितने पानी का लॉस होता है? 500 ml का, 1000 ml का, 1500 ml का, 2500 ml का। तो 11वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1500 ml का। क्या होगा? 1500 ml का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितने ml का लॉस होता है? तो 1500 ml का, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया है कि निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है? तो सबसे अधिक मात्रा में किस में भोज्य पदार्थ में प्रोटीन होता है? फल में, अंडा में, दालें में और सोयाबीन में। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है दालों में ना। लेकिन इसमें भी देखिए, इस ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें कौन सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो दालों में सबसे ज़्यादा ये सोयाबीन में पाया जाता है। किसमें? सोयाबीन में, ठीक ना। देखिए दालें भी दिया है या सोयाबीन, तो सोयाबीन जो है ये दाल में ही आता है, ठीक ना। अच्छा, प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाएगा? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाएगा? तो जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होगी उसमें क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा ना। नाइट्रोजन की मात्रा जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक होगी उसमें क्या पाया जाएगा? सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाएगा। तो एक कैसे होता है? तो एक लेगुम ना, लेग्यूम पादप ना, लेग्यूम पादप जो है
इसी पौधे में ना, लेग्यूम नामक पादप पौधा जो होता है, इस पौधे में ना, इन पौधों की यानी कि दालों की जो पौधे होते हैं, दालों वाले पौधों में इनकी जड़ों में, ठीक ना, इनकी क्या जड़ों में, इनकी जड़ों में जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवाणु। इनकी जड़ों में क्या पाया जाता है? तो इनकी जड़ों में जीवाणु पाया जाता है ना। तो ये जीवाणु जो पाया जाता है, तो ये जीवाणु का नाम क्या है? तो इस जीवाणु का नाम है क्या? इस जीवाणु का नाम है राइजोबियम। क्या नाम है इस जीवाणु का नाम? राइजोबियम ना, राइजोबियम। राइजोबियम जो जीवाणु है, इसी जीवाणु के कारण जो है क्या होता है, रुकिए, राइजोबियम ना, RHIVZOVIUM ना, राइजोबियम। तो जो ये राइजोबियम जीवाणु है, ये करता क्या है? तो ये जो है इनके जड़ों में जाकर के ना, ये जो लेगुम नामक पादप पौधे जो होते हैं, जो दाले वाली पौधे होते हैं, इनके जड़ों में जा करके क्या करता है? नाइट्रोजन ना, नाइट्रोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो N2 से ना। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण ना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक ना, स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन को स्थित उसकी जड़ों में करता है और मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे क्या होता है कि प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक हो जाती है। किसमें? दालों वाले पौधों में, यानी दालों वाले बीजों में। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। तो 12वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। हमारा तो अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, क्या दिया है? टीकाकरण रोकथाम के किस स्तर में आता है? टीकाकरण रोकथाम के किस स्तर में आता है? तो किस स्तर में आता है? तो प्राइमरी स्तर में आता है, सेकेंडरी स्तर में आता है, कि ट्रिएटरी स्तर में आता है, कि आलमन किस में आता है? तो टीकाकरण के रोकथाम के किस स्तर में आता है? तो रोकथाम जो किस स्तर में आता है? तो ये आता है प्राइमरी में। किस में आता है? प्राइमरी में। तो 13वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया है कि रोकथाम वह स्तर जिसमें एक्शन बीमारी के होने से पहले लिए जाते हैं कहलाता है। बताइए जल्दी से। रोकथाम का वह स्तर जिसमें एक्शन बीमारी के होने से पहले लिए जाते हैं कहलाता है। तो बीमारी के होने से पहले ना, पूछ क्या रहा है कि बीमारी के होने से पहले लिए जाने वाला एक्शन क्या कहलाता है? प्राथमिक कहलाता है कि द्वितीयक कहलाता है कि तृतीयक कहलाता है कि उपरोक्त सभी? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सभी कहलाता है। कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? तो 14 का हमारा राइट आंसर होगा बीमारी के होने से पहले लिए जाने वाला एक्शन प्राइमरी यानी प्राथमिक ना। तो हमारा राइट आंसर होगा 14 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया है कि रोकथाम के कौन से स्तर में एक्शन बीमारी को बढ़ने से रोकने हेतु लिए जाते हैं? अब देखिए, यहाँ पे वह क्या पूछा था, वहाँ पे पूछा था कि कौन सा एक्शन जो है बीमारी के होने से पहले लिए जाते हैं, और यहाँ पे पूछ रहा है कि रोकथाम के कौन से स्तर में एक्शन बीमारी को बढ़ने से रोकने हेतु लिए जाते हैं। तो बीमारी को बढ़ने से रोकने हेतु जो लिए जाते हैं एक्शन, वो किस में आएगा? तो वो सेकेंडरी में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? सेकेंडरी में। तो हमारा राइट आंसर 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो भी बहनें, जो भी भाई हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए।
और जब तक कि सब्सक्राइब करिए कि जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है, ठीक ना। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बहन को, किसी भी भाई को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर नहीं बता पाऊँगा तो उसको अगले क्लास में, कमेंट में नहीं बता पाया मैं तो अगले क्लास में उसको आप लोगों को बता दूँगा। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।